नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए जावा प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। और जावा प्रोग्रामिंग के एडवांस टॉपिक्स के अंतर्गत हम जो है आज एक्सेस स्पेसिफायर, इंटरफेस और डेटा एनकैप्सुलेशंस के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे जितने भी साथी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके लिए एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। ठीक है ना, वैसे डेटा एनकैप्सुलेशन और एक्सेस स्पेसिफायर को मैं ऑलरेडी आपको C++ और पाइथन के अंदर समझा चुका हूं और आज आपको वापस उसको समझने का मौका मिल रहा है। चलिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। ये क्या होते हैं? देखिए, एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर जो भी बातें हैं, इनको हम दूसरे में विजिबिलिटी मोड के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं भाई? विजिबिलिटी मोड के रूप में भी इनको जानते हैं। मतलब ये किस प्रकार से आगे अपना बिहेवियर रखेगी, कहां कहां पे हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, कहां पर किसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी इसके अंदर डिफाइन की जाती है। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर क्लास, डेटा मेंबर, मेथड और कंस्ट्रक्टर के एक्सेसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी किस कंटेंट को, किस एलिमेंट को कहां पर एक्सेस किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, कौन डिफाइन करता है? आपके एक्सेस मॉडिफायर या स्पेसिफायर करता है। तो एक्सेस मॉडिफायर के आपके चार प्रकार होते हैं। पहला होता है डिफॉल्ट, यानी जब हम कोई भी मॉडिफायर सेट नहीं करते तो वो डिफॉल्ट आपके डिफॉल्ट रूप में जाना जाता है। लेकिन मेनली जो होते हैं वो ये तीन माने जाते हैं। कौन कौन से? प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो देखो, सबसे पहले हम डिफॉल्ट की बात करते हैं। अगर कोई मॉडिफायर नहीं दिया जाता तो वो बाय डिफॉल्ट आपके कौन सा माना जाएगा भाई? वो जो बाय डिफॉल्ट होगा वो आपके डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर माना जाएगा। डिफॉल्ट मॉडिफायर सिर्फ पैकेज के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। जो पैकेज बनाया जाएगा उसके अंदर ही ये एक्सेसिबल होगा, उसके बाहर वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम में देखा जाए तो दो पैकेज बनाए गए हैं। क्लास ए को प्लस ए को किसी पैकेज में एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन डिफॉल्ट मॉडिफायर के होने के कारण इसको एक्सेस नहीं हो पाता है। देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक पैकेज 1 है जिसके अंदर मेरे पास क्लास ए है। उसमें मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन लिया और उसमें यहाँ पर क्लास ए मैसेज को प्रिंट करवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पैकेज 2 है जिसके अंदर पैकेज 1 को यहाँ पर मैं इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं क्लास बी लेके यहाँ पर जो है मेन फंक्शन के अंतर्गत मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई? न्यू एक ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसकी मदद से मैं ए को मेथड को कॉल कर रहा हूँ, फिर ए डॉट डिस्प को कॉल कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, जब मैं इसको कंपाइल और इसको जो है कंपाइल और इंटरप्रेट करता हूँ तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो है मैसेज एक्सेस हो रहा है कि ए इज नॉट पब्लिक इन पैकेज 1 कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पैकेज। यानी इसको पैकेज 1 का जो पैकेज 1 का जो डेटा है वो हम पैकेज 2 के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफॉल्ट जो है वो एक्सेस मॉडिफायर है। इसलिए हम इसी पैकेज के अंदर ही अगर इसको एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी बाहर इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है आपके यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर। तो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर ये सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, ये भी ठीक है। प्रोग्राम में देखें तो पेरेंट क्लास में ए और बी प्रोग्राम के दो इंस्टेंस वेरिएबल लिए गए हैं, लेकिन ए वेरिएबल प्राइवेट है। ये वेरिएबल सिर्फ अपने क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं, यानी प्राइवेट है तो भी क्लास के अंदर ही एक्सेस होंगे। डिफॉल्ट पॉइंट है यहाँ पर। ये प्रोग्राम में बी वेरिएबल दूसरे चाइल्ड क्लास से एक्सेस हो रहा है, लेकिन ए वेरिएबल एक्सेस नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक पेरेंट क्लास है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर प्राइवेट प्रकार का इंटीजर ए लिया है और उसकी वैल्यू दी है बी, लेकिन यहाँ पर मैंने जो है बी का यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर जो मोड है वो सेट नहीं किया है एक्सेस मॉडिफायर का। तो यहाँ पर इंटीजर बी यहाँ पर 10 लिया है मैंने। अब चाइल्ड के अंदर मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा हूँ किसको? पेरेंट को। तो देखिए, डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर मैं ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैं जो है चाइल्ड सी का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और यहाँ पर चाइल्ड को मैं कॉल कर रहा हूँ। अब देखो, चाइल्ड की मदद से यहाँ पर सी ऑब्जेक्ट की मदद से मैं डिस्प्ले को जब कॉल करूंगा तो इसके अंतर्गत देखो यहाँ पर ये क्या कह रहेगा आपको कि ए हैज प्राइवेट एक्सेस इन पेरेंट्स, यानी ए को आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते हो बिकॉज वो क्लास ए के अंदर ही एक्सेस होगा, बी के अंदर आपका एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपके प्राइवेट के अंदर होगी। पब्लिक के अंदर क्या होता है? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर से कहीं पर भी किसी को भी एक्सेस किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको ले लिया पब्लिक क्लास ए, फिर यहाँ पर लिखा है मैंने पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। मैंने आपको अगर पता हो तो पब्लिक स्टैटिक पब्लिक वहां पर सिस्टम आउट डॉट लाइन के जो एक मेथड होता है वहां पर मैंने आपको मेन फंक्शन के दौरान इनको वापस वहीं पर भी समझाया था क्लास सेकंड क्लास के अंदर, और यहाँ पर वापस समझा रहा हूँ आज। यहाँ पर मैंने लिया पब्लिक क्लास ए, इसमें मैंने पब्लिक वॉइड डिस्प्ले ले लिया यहाँ पर, यानी डिस्प्ले को पब्लिक प्रकार का ले लिया वॉइड टाइप से। और उसके बाद मैंने एक पैकेज 2 लिया जिसके अंदर पैकेज 1 को इंपोर्ट कर रहा हूं और यहाँ पर क्लास बी के अंदर मैं यहाँ पर जो है ए को जो है यहाँ पर कॉल करवा रहा हूँ ए ऑब्जेक्ट के अंतर्गत।
ए को जब ये डिस्प्ले कॉल करेगा तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है क्लास ए, यहाँ पर जो आपका डेटा था वो यहाँ पर बी के अंदर आ जाएगा, यानी पेरेंट का डेटा जो है वो चाइल्ड के अंदर आ जाएगा। प्रोटेक्टेड क्या होता है, ये सिर्फ अपने पैकेज के अंदर और अपने सब क्लास पर ही एक्सेसिबल होता है। यानी पैकेज यहाँ पर मान लो कि ये दो बने हुए हैं, समझ लीजिएगा यहाँ पर ये दो पैकेज P1 और P2 है। इस P1 के अंदर मान लो कि यहाँ पर एक क्लास है और एक और क्लास है, तो इस क्लास से इस क्लास में डेटा आ सकता है, लेकिन इस क्लास से इस क्लास में डेटा नहीं आ सकता। ये कौन डिफाइन करेगा, प्रोटेक्टेड करेगा, याद रख लीजिएगा। तो ये पैकेज से बाहर नहीं जा सकता है, प्रोटेक्टेड। पब्लिक क्या कर सकता है भाई, यहां से बाहर जा सकता है, प्राइवेट यहां से बाहर नहीं जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में क्या अंतर है, तो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में अंतर है कि हम प्राइवेट के अंतर्गत एक क्लास से दूसरी क्लास में भी डेटा नहीं भेज सकते एक पैकेज के अंदर, लेकिन प्रोटेक्टेड के अंदर हम भेज सकते हैं, ये इसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीजें आप इस पीडीएफ को देख के भी वैसे इसको आराम से समझ सकते हैं। मैंने आपको इसका जो है मेन थीम समझा दिया है, एग्जाम में ज्यादातर थीम के बारे में भी पूछा जाता है। अब देखिए एक्सेस प्रोटेक्टेड मेथड यूजिंग आउटसाइड पैकेज, ठीक है ना। तो आउटसाइड पैकेज की मदद से कैसे कर सकते होता है, कोई यहाँ पर पैकेज P1 लिया है, मैंने यहाँ पर पैकेज 1 लिया है, सॉरी, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर क्लास 1 है, मतलब ये अभी जो हमने प्रोटेक्टेड की बात की थी, तो इसको एक्सेस करना है तो क्या हम मेथड यूज ले सकते हैं उसके बारे में है यहाँ पर। तो पब्लिक क्लास ए लिया, इसके अंदर मैं यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर क्लास ए को प्रिंट करवा रहा हूँ प्रिंट लाइन की मदद से। पैकेज 2 के अंदर मैंने पैकेज 1 को इंपोर्ट कर लिया है और एक्सटेंड कर रहा हूँ ए को बी के साथ। एक्सटेंड क्या होता है, जब दो क्लास के सेम डाटा को मैं मर्ज किया जाता है तो वो होता है आपकी एक्सटेंड प्रक्रिया, याद रखिएगा। तो मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैं जो है बी क्लास का एक बी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और यहाँ पर इसको मैं इसके अंदर असाइन कर रहा हूँ, बी की मदद से डिस्प्ले को कॉल करवा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको जो है एक्सेस कर पा रहा हूँ क्लास ए को, ठीक है। तो ये मेथड आप दूसरा जो है वो यूज ले सकते हो अगर आप प्रोटेक्टेड यूज करते हो तो, ये चीज इसके अंतर्गत आ गई। तो यहां पर ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है ना। एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर या फिर आप इसको विजिबिलिटी मोड में भी कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज यहां पर क्लियर होती है। अब बात करते हैं हम इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस क्या होता है, तो देखो इंटरफेस ये क्लास के जैसे होते हैं। इंटरफेस जो मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और उनका स्कोप पब्लिक होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, जिसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई जाती है और अनावश्यक जो चीजें होती है वो हाइड कर दी जाती है, वही जो होता है आपके एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्लास का इंटरफेस क्रिएट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है लेकिन इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता है। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। रेफरेंस वेरिएबल सॉरी क्रिएट किया जा सकता है इसका, किसका, इंटरफेस का। इंटरफेस में जो मेथड होता है उनका सिर्फ डिक्लेरेशन किया जाता है। इंटरफेस में जब इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है तब उसके इनिशियलाइज मतलब उसमें कोई वैल्यू देना, तब उसके बाय डिफॉल्ट कंपाइलर द्वारा जो है पब्लिक स्टैटिक फाइनल ये कीवर्ड आ जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है ना। इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए क्लास के जरिए इंप्लीमेंट कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई, इंप्लीमेंट का। भी हम प्रोग्राम से भी समझेंगे इसको। इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लास में हो सकता है लेकिन इंटरफेस में नहीं हो सकते हैं। सिंटैक्स फॉर, अब देखिए सिंटैक्स क्या होता है, पहले आपको लिखना पड़ेगा इंटरफेस, उसके बाद आपके इंटरफेस का नेम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम्पल इंटरफेस, तो इंटरफेस का एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक इंटरफेस बनाया क्लास नाम से, ठीक है। और यहाँ पर इंटीजर ए लिया 5, किसके अंतर्गत है भैया, सैंपल के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी तक जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। अब इसके अंतर्गत यहाँ पर एक मेरा डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। देखो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर दो क्लास है, सैंपल डॉट क्लास और यहाँ पर है सैंपल डॉट क्लास। दोनों में क्या अंतर है देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक इंटरफेस और यहाँ पर मैंने लिया सैंपल। इसके अंदर मैं यहाँ पर ए का मान ले रहा हूँ 5 और वही डिस्प्ले को ले रहा हूँ कंपाइलर के। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक इंटरफेस सैंपल लिया, यहाँ पर मैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर ए ले रहा हूँ जिसमें मैं यहाँ पर मान दे रहा हूँ 5। फिर यहाँ पर देखिए पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले, यानी यहाँ पर जो है आवश्यक जानकारी को ही हम दिखा पाएंगे इसकी मदद से। अब यहाँ पर एक फुल एग्जांपल देख सकते हो इसके बारे में। जब प्रोग्राम में इंटरफेस का इस्तेमाल लागू होगा तब एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नियम लागू हो जाता है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना वो नियम लागू हो जाएगा, जो आवश्यक जानकारी होगी वो ही दिखा पाएंगे। प्रोग्राम में देखा जाए तो इंटरफेस में ए डिस्प्ले नाम का मेथड आया है। ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ होता है। जब इंटरफेस पर कोई मेथड डिक्लेयर की जाती है तब उसके सब क्लास पर उसकी बॉडी देना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर एक मैंने क्लास बनी है, इंटरफेस बनाया सॉरी ए नाम का, जिसमें मेरे यहाँ पर वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, मेथड है सॉरी। फिर यहाँ पर क्लास बी के साथ मैं ए को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए आप इंटरफेस को लागू करने के लिए इंप्लीमेंट यूज करना पड़ेगा, मैंने आपको शुरू में बताया था। यहाँ पर देखिए मैंने वॉइड डिस्प्ले लिया है और उसमें मैसेज को प्रिंट कर रहा हूँ क्या, इंटरफेस ए को।
यहाँ पर मेन फंक्शन के अंतर्गत यहाँ पर मैं बी क्लास का बी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं जो है बी को इसके अंदर असाइन कर रहा हूँ, फिर बी की मदद से डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूँ। तो देखिए आपके पास इंटरफेस ए जो मेथड है वो यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल एकदम सही से काम कर रहा है। अब रेफरेंस वेरिएबल फॉर इंटरफेस क्या होता है भाई, देखिए इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया जा सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, ये हमने शुरू में भी पढ़ा था, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास एक इंटरफेस है ए नाम का, जिसके अंदर मैं यहाँ पर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन ले रहा हूं और एक क्लास बी है जिसके साथ मैं ए को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर मैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नाम का एक मेथड यूज कर रहा हूं, इसके अंतर्गत मैं यहाँ पर इंटरफेस ए एक इस मेथड को मैसेज को प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर मेन फंक्शन के अंतर्गत देखो यहाँ पर आपका ए ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर मैं बी को यहाँ पर असाइन कर रहा हूं ए ऑब्जेक्ट के अंतर्गत, क्योंकि मैंने क्लास यूज की है इसलिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा बी के लिए। तो देखो जब मैं इसको कॉल करूंगा ऑब्जेक्ट की मदद से डिस्प्ले को, तो इस डिस्प्ले के अंदर देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया इसके लिए, लेकिन यहाँ पर इसके लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो मैं जब डिस्प्ले को कॉल करूंगा तो इसके अंदर है क्या भाई, इंटरफेस ए है। तो देखो आपको आउटपुट में इंटरफेस ए जो है मेथड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक रिलेशन आ चुका है आपके लिए कि क्लास और इंटरफेस में रिलेशन क्या होता है। तो इंटरफेस और इंटरफेस में एक्सटेंड कीवर्ड का जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। इंटरफेस और क्लास में इंप्लीमेंट कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। देखो दो इंटरफेस को आपस में मर्ज करना है तो आप यहां पर केस का यूज करेंगे भाई, एक्सटेंड का यूज करेंगे। लेकिन क्लास और इंटरफेस को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो वहां पर आप इंप्लीमेंट का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये इसमें थोड़ा एक डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर इंटरफेस ए और इंटरफेस बी को जोड़ना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं एक्सटेंड का यूज कर रहा हूं। लेकिन क्लास सी और अगर इंटरफेस को और क्लास को अगर ऐड करना तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इंप्लीमेंट का। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। अगेन ये वापस इसी पॉइंट को वापस रिपीट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक इंटरफेस ए है जिसमें वॉइड डिस्प्ले 1 है और इंटरफेस बी के साथ मैं एक्सटेंड कर रहा हूं बी को, यानी ये दो इंटरफेस को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं किसकी मदद से, मैं इंटरफेस की मदद से यहाँ पर एक्सटेंड यूज कर रहा हूं। ध्यान रख लेना, दो एक्सटेंड को जब दो इंटरफेस को जोड़ना होता है तो हम यहाँ पर एक्सटेंड का यूज करते हैं, और एक इंटरफेस के साथ यदि मैं कोई क्लास को जोड़ना चाहता हूं तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे भाई, इंप्लीमेंट का यूज करेंगे, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखो मैं वॉइड डिस्प्ले किसके अंदर ले रहा हूं भाई, बी के अंदर, और ए के अंदर किसको ले रहा हूं, वॉइड डिस्प्ले 1 को। फिर मैं क्लास सी के अंदर देखो बी को इंप्लीमेंट कर रहा हूं क्योंकि बी के अंदर ए के गुण आ चुका है, यहाँ पर इनहेरिट हो चुका है। तो यहाँ पर देखो मैं डिस्प्ले 1 के अंदर यहाँ पर क्लास इंटरफेस ए मैसेज को दे रहा हूं, डिस्प्ले 2 के अंदर मैं यहाँ पर क्लास डिस्प्ले 2 के अंदर मैं यहाँ पर इंटरफेस बी और यहाँ पर ए दोनों मैसेज को यहाँ पर इसके अंदर सेट कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं। सी की क्लास की मतलब देखो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं तो यहाँ पर बता देता हूं कि यहाँ पर ये हमारी क्लास है सी। देखिए यहाँ पर ये हमारी सी जो है वो है एक प्रकार की क्लास, इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इंटरफेस के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो देखिए यहां पर जब सी के अंदर इसको कॉल किया जाएगा तो देखो इंटरफेस ए और ये जो बी था वो कॉल हो चुका है, क्योंकि ये बी के अंदर थे और बी को हमने इनहेरिट कर दिया किसके अंदर भाई, यहां पर सी के अंदर, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस और क्लास। अगर आप इनहेरिटेंस क्या यूज करते हैं तो यहाँ पर इंटरफेस और क्लास का तो क्या कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास इंटरफेस ए और इंटरफेस बी है, इसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर क्लास बी के साथ। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से हम काम करवा सकते हैं इसके अंतर्गत। तो देख लीजिए यहाँ पर मेरे पास इंटरफेस ए है और यहाँ पर बी है, दोनों के अंदर डिस्प्ले 1 और 2 मैसेज यहाँ पर फंक्शन है, मेथड है सॉरी। सी के अंदर मैं यहाँ पर बी और ए को, मतलब जब हमें दो इंटरफेस को अगर क्लास के साथ जोड़ना है तो उसके लिए हम इंप्लीमेंट का यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पर कोमा का यूज कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब वही बात होगी कि ए और बी का डेटा आ जाएगा सी के अंदर और वापस वही मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कर रहा है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस का अगर यूज करना चाहता तो उसके लिए वही बात है कि एक्सटेंड का यूज करेंगे, लेकिन क्लास के साथ जोड़ना चाहता तो क्या करेंगे भाई, इंप्लीमेंट का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। जब हम इंटरफेस को जोड़ना चाहते हैं तो एक्सटेंड यूज करेंगे, इंटरफेस को क्लास के साथ जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर हम इंप्लीमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर देख लीजिए क्लास ए है, इंटरफेस ए है सॉरी, जिसमें डिस्प्ले 1 फंक्शन है, यहां पर डिस्प्ले 2 फंक्शन है इंटरफेस बी में। अब मैं यहां पर जब इन दोनों को जोड़ना चाहूंगा तो यहां पर बस ध्यान रख लो रहे कि जब हम दो इंटरफेस को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर हम एक्सटेंड का यूज करेंगे, लेकिन जब हम एक से अधिक इंटरफेस को क्लास के साथ जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर हम इंप्लीमेंट का यूज करेंगे। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ये इसके बारे में कॉन्सेप्ट हो चुका। अब ये बात करता है कि रूल्स फॉर इंटरफेस के नियम क्या है। पहला है इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्लास का किया जा सकता है, ठीक है। और इसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया जा सकता है, किसका,
इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा लेकिन रेफरेंस वेरिएबल बन सकता है। इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। इंटरफेस और इंटरफेस इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको एक्सटेंड का यूज करना पड़ेगा। जस्ट अभी बताया आपको मैंने। इंटरफेस और क्लास को जोड़ने के लिए इंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाएगा। इंप्लीमेंट कीवर्ड और यहां पर एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, तो दो इंटरफेस को जोड़ना चाहते हैं आप तो उसके लिए आप यहां पर एक्सटेंड का यूज करेंगे। लेकिन जब दो या दो से अधिक इंटरफेस को क्लास के साथ जोड़ना चाहते हैं या एक से अधिक एक इंटरफेस को क्लास के साथ जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर आप इंप्लीमेंट कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। इंटरफेस का हर रेफरेंस वेरिएबल पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल कीवर्ड के साथ होता है। इंटरफेस में हर इंस्टेंस वेरिएबल आपके जो है वो फाइनल कीवर्ड के साथ होने के कारण कांस्टेंट होता है, यानी जिसकी वैल्यू को चेंजेस नहीं किया जा सकता, स्थिर। इंटरफेस के मेथड पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं, वो है आपका डेटा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है हम बहुत सारे डेटा को बंडल बना के रख सकते हैं, यानी इसमें आवश्यक जानकारी को हम एक साथ बांध के रख सकते हैं। डेटा एनकैप्सुलेशन में डेटा मेंबर और मेथड एक ही, यानी ये डेटा का मेंबर यानी वेरिएबल और मेथड इन दोनों को हम एक ही क्लास के अंदर बंडल बना सकते हैं। वो इस प्रक्रिया आपकी एनकैप्सुलेशन होती है। डेटा एनकैप्सुलेशन क्लास के एट्रीब्यूट और मेथड को कंबाइन करके रखता है, यानी बंडल बना के रखता है। डेटा एनकैप्सुलेशन को डेटा हाइडिंग भी कहते हैं, यानी ये जो डेटा जो होते हैं, जो भी मेथड और जो आपके वेरिएबल होंगे उनके डेटा मेथड होंगे उनको क्या कर देगा, ये हाइड कर देगा, इसलिए हम डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। वैसे ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप मेरी ऊप्स की मैराथन क्लास ज्वाइन करेंगे तो वहां पर समझ सकते हैं, बहुत इजी वे में समझा चुका हूं वहां पर मैं आपको। ठीक है, तो देखिए यहां पर डेटा एनकैप्सुलेशन को डेटा हाइडिंग भी कहते हैं, चूंकि इसमें डेटा इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, यानी जो प्राइवेट होते हैं बाहर एक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसे आउटसाइड एक्सेस नहीं किया जा सकता है। नॉर्मली एनकैप्सुलेशन में जो मेथड इस्तेमाल की जाती है उनका उल्लेख गेटर और सेटर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, गेटर यानी डेटा को देखो, गेटर और सेटर फंक्शन मैंने आपको अगर पता हो तो आज मैं आपको स्पेशली देखो मैं डेली बोलता रहता हूं आपके लिए, तो आपको मैं यहां पर मैं बता देता हूं कि भाई जो भी साथी आज पहली बार जुड़े हैं या जो जुड़े हैं जिनको नहीं पता है, ठीक है, तो मैं आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं। मैंने आपके लिए यहां पर देखिए कि मैंने ऊप्स की एक संपूर्ण क्लास ली है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार टाइम निकाल के इसको 1 घंटे की क्लास जो भी है ये इसको देख लीजिएगा। रियलिटी में मैं आपको गारंटीड बोल सकता हूं कि यहां पर एक बार ये देख ले तो ये जो मेथड यहां पर या जो भी चीजें आती है ऊप्स की वो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको ये सारे गेटर सेटर क्या होते हैं, किस प्रकार यूज किए जाते हैं, ये सारे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं भाई। ठीक है ना, डेटा एनकैप्सुलेशन भी पढ़ा रखा है यहाँ पर, किस प्रकार से यूज किया जाता है। देखो क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है ना, और इंस्टेंशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वो भी ग्राफ्स के साथ समझा रखे हैं। तो अगर आपको समझना है, पढ़ना है तो भाई एक बार इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बोले जा रहा हूँ आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर ये मैंने गेटर सेटर मेथड यहाँ पर समझा रखा है, ये देखिए। ठीक है, गेटर का मतलब क्या होता है, डेटा को रीड करना। सेटर क्या होता है, वैल्यू को सेट या अपडेट करना। ये चीज मैंने आपको समझा रखी है। अगर आपने मेरी क्लास के ऊपर जो है यहाँ पर इस चैनल के ऊपर जो है ऊप्स की मैराथन देखे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, एक देखिए यहाँ पर मैं आपको यूट्यूब के ऊपर भी इसको सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको यूट्यूब में सर्च करना है ऊप्स मैराथन संपत लिलड़ सर, तो यहां पर आपको जो है ये मेरी ऊप्स की क्लास पूरी देखने को मिल जाएगी। देखो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा रखा है सारा का सारा। ठीक है, ये एक यहाँ पर ऐड आ चुका है, यहाँ पर आप अगर इनका सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे के लिए यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये देखो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पूरा का पूरा यहाँ पर समझा रखा है, किस प्रकार से इंप्लीमेंट की जाती है, किस प्रकार से आपको इसको देखना है। पूरी की पूरी मैंने आपको एग्जाम्पल विद समझा रखी है, जिनको देखना है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार क्लास गई थी। चलिए अब मैं यहाँ पर आगे ले जाता हूँ। तो ये कह रहा है कि जब हम एनकैप्सुलेशन की बात करेंगे तो वहां पर गेटर सेटर मेथड का भी यूज करोगा। तो गेटर का मतलब क्या होता है, डेटा तक पहुंच के उसको रीड करना। सेटर का मतलब क्या होता है, इसकी जगह आप नया डेटा सेट करना या अपडेट करना चाहते हो तो वो सेटर होता है। एनकैप्सुलेशन में डेटा मेंबर और मेथड की एक्सेसिबिलिटी यानी एक्सेस मॉडिफायर भी काफी प्रभावित होती है। यानी यहाँ पर यह भी बात की जाती है कि डेटा को कौन से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रोग्राम देख सकते हैं, सिंपल सा है। मैंने यहाँ पर एक क्लास एम्प्लॉय ली है जिसके अंदर यहाँ पर मैं प्राइवेट प्रकार का इंटीजर आईडी ले रहा हूँ, प्राइवेट प्रकार का स्ट्रिंग नेम ले रहा हूँ और प्राइवेट प्रकार का डबल सैलरी ले रहा हूँ। फिर एक पब्लिक प्रकार का इंटीजर गेट होल्ड ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूँ इंटीजर आईडी को। फिर यहाँ पर एक मैं पब्लिक वॉइड सेट आईडी ले रहा हूँ जिसके अंदर इंटीजर आईडी को यहाँ पर आर्गुमेंट के रूप में पास कर रहा हूँ पैरामीटर। यहाँ पर मेरा पास देखो मैं 30 कीवर्ड की मदद से इस आईडी के अंदर यहाँ पर ई आईडी सेट कर रहा हूँ।
फिर पब्लिक स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पर जो है सेट कर रहा हूं कौन सा, गेट नेम मेथड, जिसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूं नेम को। फिर देखिए यहाँ पर मैं नेम के अंदर यहाँ पर देखो पब्लिक सेट नेम की मदद से यहाँ पर एक मैं स्ट्रिंग नेम ले रहा हूं, जिसके अंदर यहाँ पर नेम को इसके अंदर असाइन कर रहा हूं। ठीक है, फिर रिटर्न सैलरी के लिए भी यहाँ पर गेट सैलरी ले रहा हूं पब्लिक प्रकार की। एक बार तो हमने प्राइवेट लिए थे, अब मैं यहाँ पर पब्लिक प्रकार ले रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो मैं यहाँ पर इनको डबल डबल ले रहा हूं ताकि मैं इनको सेट कर सकूं इनकी जगह वैल्यूज को। फिर मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर देखो एम्प्लॉय क्लास का यहाँ पर ई ऑब्जेक्ट बनाया और इस एम्प्लॉय को इसमें असाइन कर रहा हूँ ई के अंदर। फिर इसी ई की मदद से मैं सेट आईडी के अंदर 99 भेज रहा हूँ, सेट नेम के अंदर मैं राकेश भेज रहा हूँ, और सेट सैलरी के अंदर यहाँ पर मैं 45,000 वाला ये जो है सैलरी सेट कर रहा हूँ फॉलो टाइप का। फिर मैं इनको जब मैसेज को प्रिंट करवाऊंगा तो देखिए यहाँ पर आराम से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि मैंने उसको एक बार तो उस बंडल में बांध दिया, लेकिन बाहर से मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, इसको गेटर और सेटर मेथड की मदद से डेटा को रीड करके उसके अंदर मैसेज को फैक्स कर रहा हूं, भेज रहा हूं। अब ये कह रहा है कि डेटा एनकैप्सुलेशन यूज करने के फायदे क्या होते हैं, तो इसका फायदा होता है कि एनकैप्सुलेशन का कोड फ्लेक्सिबल होता है, चूंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड को चेंज किया जा सकता है। एनकैप्सुलेशन में डेटा के एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल मतलब किस डेटा को आप पढ़ना चाहते हैं, किसको नहीं पढ़ना चाहते, ये सेट कर सकते हैं। एनकैप्सुलेशन में डेटा की मेंटेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी बन जाती है। रीयूजेबिलिटी क्या होता है भाई, आपके वापस यूज कर सकते हैं। मेंटेबिलिटी यानी इसको वापस आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी भाई। अगर आपको ये क्लास अच्छी और हेल्पफुल लगे तो प्लीज 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 इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, 50 के सब्सक्राइबर के लिए प्लीज दबा के शेयर कर दीजिए, ताकि एक बार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होने के पहले आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं गारंटीड आपके लिए क्वेश्चन ले आ पाऊं और गारंटीड आपके लिए मैराथन क्लास ले आ पाऊं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का और आपको पढ़ने का मौका और जो एक इंटरफेस होता है, एनवायरमेंट होता है, वो पढ़ने का बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, तो देख लीजिए। अब आपको अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं अपने इस भाई को तो प्लीज दबा के शेयर कर दीजिए, जितने ग्रुप्स हैं वहां पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ट्विटर पर भी एक्टिव रहिए भाई प्लीज, ताकि टाइम रहते अपनी एग्जाम डेट आ जाए और एग्जाम समय पर हो। नहीं तो फिर देखो जो फर्जी लोग हैं उनके चक्कर में आपकी जॉब अटक जाएगी, आपकी डेट अटक जाएगी और आप उन लोगों के कहने के अंदर चक्कर में जो है पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें और एक दूसरे को परिवार मानकर उनको जो है सपोर्ट करते रहें। इसी के साथ मैं संपत लीड आपसे भी अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।